जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी एंड रेलवे एएलपी के लिए साइंस की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। यदि साथियों आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ऐसे पढ़ना होगा एकदम चैप्टर वाइज, एकदम बेसिक से, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं। साथियों यह साइंस की 23वीं क्लास है। इससे पहले 22 क्लास ले चुके हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रकाश यानी कि लाइट चैप्टर से साथियों न्यूमेरिकल के लिए जो थ्योरी की जरूरत होती है और किस प्रकार के न्यूमेरिकल के प्रश्न आएंगे ये हम लोग देखेंगे। धुआंधार कंसेप्ट होगा। मेरा मानना तो यह है कि न्यूमेरिकल के लिए इस वीडियो के बाद कोई दूसरा वीडियो आपको नहीं देखना पड़ेगा, ये मेरा वादा है। यदि आप साथियों हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा जो आपको नहीं आता होगा साथियों। और प्रश्नों का लेवल तो देखिए ये है साथियों, जो 100% पेपर में छपने वाले प्रश्न होते हैं। और रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए यही नारा लगेगा, अब की बार रेलवे ग्रुप डी पार। तो साथियों ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों की ओर लेके चलेंगे अभी। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि देखिए हम किस प्रकार का अध्ययन आपको करा रहे हैं। देखिए प्रकाश चैप्टर बच्चा जो है ये प्रकाश चैप्टर नाम हो गया। और इससे पहले प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश का प्रकीर्णन, ये हम दो टाइप आपको करवा चुके। आज करवाएंगे प्रकाश का परावर्तन के अंतर्गत ये छोटे छोटे पार्ट, परावर्तन के नियम, समतल दर्पण से परावर्तन और गोलीय दर्पण से परावर्तन। इस गोलीय दर्पण के ही माध्यम से साथियों क्या बनता है, वो बनते हैं साथियों न्यूमेरिकल। तो सभी चीज का टॉपिक बाय टॉपिक अध्ययन करते जाएंगे और ऐसी थ्योरी, ऐसा कंसेप्ट देंगे कि साथियों आप कभी भी ऐसे न्यूमेरिकल चुटकियों में हल करेंगे। तो साथियों चलते हैं प्रश्नों की ओर। उससे पहले साथियों आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो देखिए भैया पहले कुछ थ्योरी जान लेते हैं जो साथियों किसके लिए, न्यूमेरिकल करने के लिए आवश्यक होगी। तो देखिए सबसे पहली बात, प्रकाश का परावर्तन किसको कहा जाता है ये आपको पता होना चाहिए बच्चा। तो प्रकाश का परावर्तन देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का किसी चिकनी या पालिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सीधी सी बात। देखिए यहाँ पर कोई दर्पण है M1 और M2, ये लंबा लंबा जो दिखाई दे रहा है ये दर्पण है और इधर ये पॉलिश किया गया, ये जो लाइनें बनी हुई है ये पॉलिश किया गया और ऊपर वाला जो तल है वो चमकदार है। कोई प्रकाश की किरण, मान लीजिए सूरज यहाँ रहा होगा, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, मान लीजिए सूरज यहाँ रहा होता है तो सूरज से किरणें निकलती हैं, यहां से सूरज से किरणें निकली और ऐसे किरणें आई और ऐसे आकर यहां इस पर टकराई और टकरा कर, क्योंकि ये चमकदार था इसीलिए इसको क्रॉस नहीं कर पाई और इसको भैया चमक कर परावर्तित होकर, परावर्तन के पश्चात वो इस दिशा में चली गई। तो वो इधर से आई और टकरा कर इधर चली गई, जिस माध्यम में आई उसी माध्यम में चली गई। तो भैया इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। और इस कंडीशन में नियम दो क्या लगते हैं, नियम बच्चा ये दो लगते हैं। कौन से नियम, ये दो नियम लगते हैं इस कंडीशन में। देखिए ये जो खींच देते हैं अभिलंब इसके बीच से, तब यहां पर देखिए आपतन कोण बन जाता और ये परावर्तन कोण बन जाता। आपतन कोण एंगल आई है और अपरावर्तन कोण साथियों एंगल आर है। तो एंगल आई बराबर एंगल आर ये बराबर होंगे। यही साथियों परावर्तन के नियम है कि दोनों कोण, परावर्तन कोण और आपतन कोण ये बराबर होंगे। और ये जो खींचा गया अभिलंब है ये एन, ये जो एन खींचा गया अभिलंब है लाल लाइन से खींचा है ये, और आपतित किरण ये वाला, और ये परावर्तित किरण जो आ रहा है किरण वो, और जो निकल चुका है परावर्तन के पश्चात वो, और ये अभिलंब जो मैंने एन खींचा है, ये तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। जैसे कि यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं कि नहीं, और ये तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो ये दो नियम परावर्तन के नियम होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और साथियों परावर्तन कोण और आपतन कोण ये बराबर होते हैं। ये हो गए परावर्तन के नियम और परावर्तन की डिफिनेशन एकदम बेसिक तरीके से। अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए बच्चों गोलीय दर्पण, यही तो जरूरी है साथियों न्यूमेरिकल के लिए, सबसे ज्यादा जरूरी तो इसी चीज की है। गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर।
साथियों जो गोल टाइप का मिरर होता है। तो देखिए गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होते हैं जिसके एक तल पर पारे या चांदी की कलई यानी कि पॉलिश करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है तथा दूसरा तल परावर्तक होता है जो कि चमकदार रहता है। देखिए बच्चा कोई एक गोला रहा होगा शीशे का जो कि खोखला अंदर से रहा होगा, जैसे कि गेंद होता है बच्चों वो अंदर से खोखला होता है, ऐसा रहा होगा। यदि हम इसको यहां से काट देते ऐसे लंबा लंबा ये छुरी मारकर काट देते और इसके बाहर की साइड पर पेंटिंग कर देते, क्या कर देते इधर ये जो लाइनें छोटी छोटी काली काली दिख रही ये पेंटिंग को दर्शाती हैं, बाहर की ओर छोटी छोटी ये पेंटिंग कर देते, वो अंदर का तल जो होता वो चमकदार कर देते साथियों, तल चमकदार कर देते। तब इस माध्यम से कुछ दर्पण कैसा बनकर आता, तब दर्पण हमारे सामने ऐसा बनकर आ जाता, ऐसा बनकर आ जाता, ऐसा बनकर आ जाता कि नहीं बच्चे। अब यदि ये ना करके हम इधर से काटते, इधर से काटते, काटते और बाहर पॉलिश ना करके अंदर कर देते साथियों, क्या कर देते अंदर पॉलिश कर देते, तो ये जब हमने अंदर पॉलिश किया तो उसका चमकदार साथियों तल जो था वो उठा यानी कि उभरा हुआ हुआ, उभरा हुआ, तो इसको कहा गया उत्तल उत्तल दर्पण, इसको कहा गया उत्तल दर्पण। जिसका तल उभरा है उसको कहा गया उत्तल दर्पण, ठीक, उसको उत्तल दर्पण कहा गया, और जिसका चमकदार तल धसा हुआ है उसको कहा गया अवतल दर्पण। अभी हम आपको बेसिक तरीके से भी बता देंगे। देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब दोनों का अलग अलग परिभाषा देख लेते हैं। देखिए बच्चों ये रहा अवतल दर्पण क्या होता है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल यानी कि जो चमकदार तल होता है वो अंदर की ओर धसा हो, ऐसे बच्चे चाहे जैसे बना, वो जो इधर देखिए पॉलिश किया गया है, इधर पॉलिश किया गया और ये परावर्तक तल है, ये परावर्तक तल है यानी कि चमकदार तल जिससे प्रकाश की किरणें टकरा कर वापिस लौट जाती हैं, वो अंदर की ओर धसा है कि नहीं, अंदर की ओर धसा हो उसको अवतल दर्पण कहा जाता है। और इस दर्पण में उभरे हुए भाग पर कलई यानी कि पालिश करी गई होती है। अब देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जस्ट इसका उल्टा हो जाता हुआ गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो। परावर्तक तल क्या हो बच्चों, उभरा हुआ। तो मान लीजिए ऐसा वो दर्पण हो और जो धसा हुआ उस भाग में क्या किया हो, उस भाग में बच्चों किया गया हो पॉलिश, ये उस भाग में देखिए पॉलिश किया गया है, उस भाग में पॉलिश किया गया है, और ये हो गया आपका परावर्तक तल। चमकदार होता है परावर्तक तल जिससे टकराकर प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में लौट जाती हैं। तो साथियों इस दर्पण में दबे हुए पृष्ठ पर यानी कि उत्तल पृष्ठ पर कलाई यानी कि पालिश करी गई होती है। चलिए इनका चित्र भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये रहा, देखिए अवतल दर्पण की बात करते हैं तो अवतल दर्पण ऐसा था। ये देखिए इसके जो परावर्तक तल है, ये परावर्तक तल है, ये देखिए धसा हुआ तल है। मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण ऐसे आएगी और इस चमकदार तल से टकराकर वो इस दिशा में चली जाएगी, इधर से आई और इधर चली गई। ये साथियों कलाई किया गया है भाग, ये भाग जितना है कलाई यानी कि पेंटिंग किया गया है, पॉलिश किया गया है। अब बात कर लेते अवतल दर्पण। ये ऐसे दर्पण है, अब इसके धसे हुए तल में पेंटिंग कर दिया गया, कलाई कर दिया गया साथियों आयरन ऑक्साइड का। और ये जो परावर्तक तल है, परावर्तक तल ये साथियों उभरा हुआ हो गया, इसीलिए उसको उत्तल, ऊ से उभरा और ऊ से उत्तल याद करने का ये तरीका है। जिसका तल उभरा ऊ से उभरा ऊ से उत्तल, बाकी तो शेष अवतल है ही है। और ये देखिए ऐसे कंडीशन में इधर से प्रकाश की किरणें आई और टकराकर इधर चली गई, इधर चली गई, इधर से आई और टकराकर इधर चली गई, ये होता है उत्तल दर्पण। देखते हैं आगे साथियों, आगे देखते हैं। आगे देखिए गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषाएं, ये भी साथियों आपको न्यूमेरिकल लगाने में बहुत हेल्प करेंगी। जब आपसे वो कहेगा कि वक्रता केंद्र बताएं, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता, तो जब आपको पता होगा तभी तो आप न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो देखिए बच्चे ये क्या कहता है, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, कहता गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। तो देखिए आप यहाँ देख पा रहे ये M1 और ये M2, यहां से इतना आया है दर्पण, दर्पण की लंबाई क्या है, ये इतना है, ये इतना है, ठीक है, दर्पण की लंबाई इतना है।
और इसका बीच भाग आप देख पा रहे होंगे, ये जो P है, ये जो P है बीच भाग है, ये इस दर्पण का बीच भाग है। इस दर्पण के बीच भाग को ही, मध्य भाग यानी कि केंद्र को ही साथियों दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको P से दर्शाते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए P लिखा हुआ है और यही सेम कंडीशन यहाँ पर देखिए, यहाँ भी P लिखा हुआ है। ये अवतल और अवतल उत्तल दोनों में सेम होता है। अवतल उत्तल दोनों में सेम जगह होता है, बीचों बीच में ही होता है। समझ गए ना। और देखिए, और देखिए चलिए अब आगे देखिए, ये तो हो गया दर्पण का ध्रुव। अब देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र क्या, इसको आप समझ गए होंगे तो इसको हटा देते हैं। अब देखिए दर्पण का वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कांच के जिस खोखले गोले का भाग होते हैं, उस गोले के केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि जो ये गोलीय दर्पण होते हैं, ये किसी ना किसी कांच के खोखले गोले का एक काटा गया भाग होते हैं। तो उस गोले का जो भी केंद्र होता है, देखिए ये पूरा गोला था, इसका केंद्र ये सी था, इसका केंद्र क्या था बच्चों, इसका केंद्र ये सी था। तो जब ये गोलीय दर्पण इस गोले से काट लिया गया, तो इसका केंद्र जो है ये दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। समझ गए ना। ये दर्पण, वो गोले का केंद्र और दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। समझ गए। ये अवतल और उत्तल दोनों में होता है। अवतल में बाएं की ओर होता है और उत्तल में साथियों उत्तल में साथियों दाहिनी ओर होता है, और अवतल में दाहिनी ओर, उत्तल में बाईं ओर। समझ गए। इसका भी हम कंफर्म कर देंगे पूरा पूरा, क्योंकि इसी पर चिन्ह परिपाटी आधारित है। आप समझ गए। वक्रता केंद्र भी, वक्रता केंद्र इसको सी से दर्शाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं आगे। आगे कहता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या देखिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कांच के जिस खोखले गोले का भाग होते हैं, उसकी त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको आर से दर्शाते हैं। इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं। वक्रता केंद्र से तो आप परिचित हो गए। वक्रता केंद्र और साथियों दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को साथियों दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। एक तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। दूसरा इस तरीके से समझ सकते हैं कि पहले ही हमने बता दिया कि दर्पण जो होते हैं, गोलीय दर्पण, ये कांच के खोखले गोले का एक काटा गया भाग होते हैं, और उस गोले की जो भी त्रिज्या होती है, उस त्रिज्या को ही दर्पण की त्रिज्या कहते हैं, और इसको आर से दर्शाते हैं। और इसकी लंबाई क्या होती है? आर बराबर पी और सी के बराबर होगी। पी और सी के बराबर। देखिए दर्पण का ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी, पी और सी के बीच की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, यानी कि रेडियस। देखते हैं आगे। आशा करते हैं आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं हो रहा होगा। अभी जो ये चित्र में इधर उधर दिया गया, इसका हम जानकारी आपको संपूर्ण रूप से दे देंगे। तो आगे देखिए, आगे मुख्य अक्ष समझ लीजिए। कहता दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है पीसी। समझिए, देखिए मेरी बात को। हम क्या कह रहे हैं, कोई दर्पण का ये गोला रहा होगा, ये तो इसका सी जो है वक्रता केंद्र हो गया। सी क्या हो गया बच्चों? वक्रता केंद्र हो गया। समझ गए ना। और ये पी क्या हो गया? ये दर्पण का ध्रुव हो गया। इन दोनों को मिलाकर जाने वाली रेखा जो होती है, वो दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। समझ गए। इसको होकर जाने वाली, हो सकता है कि इसके पार दूर तक जाए, कोई जरूरी नहीं कि यहीं तक जाए, केंद्र तक और उधर ध्रुव तक, ये दूर तक भी जा सकता है। समझ गए। ये दूर तक भी जा सकता है। इसको मुख्य अक्ष कहा जाता है साथियों। और इसकी लंबाई देखिए, यहाँ पर इस रेखा को पीसी के माध्यम से समझ सकते हैं। ये इसके आर पार भी जा सकती है। देखते हैं आगे। आगे देखिए, अभी कुछ और बाकी थी दो, जैसे कि महत्वपूर्ण है ये। मुख्य फोकस कहता गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती अवतल दर्पण में या मिलती हुई प्रतीत उत्तल दर्पण में, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर यह कहा गया, आप साथियों ये तो हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया मुख्य अक्ष। सीधा सा बात देखिए, पी और सी को मिलाकर जा रही, यानी कि वक्रता केंद्र और साथियों दर्पण के ध्रुव से मिलाकर जाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? वो कहलाती है बच्चों
मुख्य अक्ष दर्पण की। तो देखिए इसके समांतर प्रकाश की किरणें जो भी आती हैं वो परावर्तन के पश्चात ऐसे जाएंगी, और इधर वाली जो आएंगी ये भी इधर जाएंगी, और जो इधर से आएंगी वो इधर जाएंगी, और जो इधर से आएगी वो भी इधर जाएगी। तो ये सभी रेखा जो समानांतर मुख्य अक्ष के जो समांतर आ रही हैं वो परावर्तन के पश्चात एक ही बिंदु से जाती हैं। तो जिस बिंदु से जाती हैं उस बिंदु को भैया क्या कहा जाता, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, मुख्य फोकस कहा जाता है। ये बात आप आसानी से समझ गए होंगे आशा करते हैं। और इसको एफ से दर्शाया जाता है, कैपिटल एफ से दर्शाया जाता है। और ये अवतल दर्पण में दाहिनी ओर होता है, और उत्तल दर्पण में दाहिनी ओर और उधर बाईं ओर हो जाता है। समझ गए ना। और उत्तल दर्पण में बाईं ओर इधर होता है, और अवतल दर्पण में दाहिनी ओर होता है। समझ गए ना। तो देखिए हम अभी इसका भी कंफर्म कर देते हैं फोकस दूरी का। आगे देखते हैं, इस फोकस दूरी को समझ लेते हैं। फोकस तो समझ गए। ये जो फोकस है और ये दर्पण का ध्रुव है, इसके बीच की दूरी को भैया फोकस दूरी कहा जाता है। मुख्य फोकस का जो बिंदु है और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी जो है, इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और इसको स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। आशा करते हैं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको समझने में। तो देखिए और एक यहाँ पर संबंध दिया गया जो साथियों डायरेक्ट पूछता है, वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में संबंध क्या है। फोकस दूरी बराबर जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी ही होती है फोकस दूरी। समझ गए ना। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर आर बाई टू समझ सकते हैं इसको। समझ गए, ये आगे काम आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए उत्तल दर्पण के उपयोग देख लेते हैं साथियों, ये भी पूछ सकता है। अवतल दर्पण का उपयोग चेहरे का सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दाढ़ी बनाने के दर्पण के रूप में किया जा सकता है, और डॉक्टर जो है मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए तथा नाक कान और गले की जांच करने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और देखिए दर्पण का उपयोग टार्च में, सर्च लाइट में और मोटर कारों में और रेलवे इंजन में प्रकाश का शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जा सकता। अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को एक पास केंद्रित करने के लिए भी किया जाता है। अब देख लेते हैं उत्तल दर्पण की प्रयोग। उत्तल दर्पण का प्रयोग मुख्य प्रयोग क्या है कि उत्तल दर्पण वाहनों में चालक की सीट के पास लगाया जाता है, जिससे चालक अपने पीछे आने वाले वाहनों को देख सके तथा अपना वाहन सुरक्षित रूप से चला सके। उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, जबकि यह प्रतिबिंब छोटा होता है परंतु इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। आपने कभी देखा होगा कि एम्बुलेंस में सदैव उल्टा लिखा होता है। सदैव क्या लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है एम्बुलेंस। और वो इसलिए लिखा होता है कि जो आगे गाड़ी जा रही है वो अपने साइड मिरर में देखे, साइड के शीशे में जो उत्तल दर्पण लगा हुआ उसमें देखेगा, तब उसको सीधा एम्बुलेंस लिखा दिखाई देगा और वो साइड दे देगा एम्बुलेंस को, एम्बुलेंस गाड़ी चली जाएगी। समझ गए ना, ये कारण होता है उल्टा लिखने का। अब ये कमेंट करके बताइएगा कि आप ये बात जानते थे कि नहीं कि एम्बुलेंस में उल्टा एम्बुलेंस क्यों लिखा होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग सड़कों तथा बाजारों पर लगे प्रकाश लैंपों में परावर्तक तलों के रूप में किया जाता है। और प्रकाश जिससे साथियों क्या ये किस लिए किया जाता है, ताकि प्रकाश जो है अधिक क्षेत्र तक फैल सके और दूर तक उजाला दे सके, इसीलिए किया जाता है। आगे देखते हैं। आगे देखिए भैया, गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। हमने क्या कहा था, ये जो दाएं बाएं हो रहा है इसका हम संपूर्ण इलाज कर देंगे। देखिए भैया ये जो साथियों अब यहाँ निर्देशांक ज्यामिति से इसकी तुलना कर दी गई। ये देखिए ये एक्स वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। और आप जानते हैं एक्स एक्सिस में इधर का चीज धनात्मक होता है और इधर का चीज ऋणात्मक, और वाई एक्सिस में ऊपर का चीज धनात्मक और नीचे का चीज ऋणात्मक। सीधा संबंध यहाँ भी वही हो जाएगा, सीधा संबंध यहाँ भी वही हो जाएगा। इधर का एक्स एक्सिस धनात्मक, इधर का ऋणात्मक, इसमें इधर का ऋणात्मक, यहाँ ऋणात्मक और यहाँ धनात्मक। अब देखिए सीधा साथियों
कंसेप्ट क्लियर है। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो दूरियां यहां होंगी, जो भी यहां होगा वो धनात्मक होगा, और जो इधर होगा वो साथियों ऋणात्मक होगा। जो ऊपर होगा वो धनात्मक होगा, जो नीचे होगा वो ऋणात्मक होगा। सेम यही आप देखिए, यहां पर आप देखिए कि भैया अवतल दर्पण में, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में देखिए भैया ये बाईं ओर है। अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से चलती हैं, चाहे जो सा भी दर्पण हो। तो प्रकाश की किरणें तो हमेशा बाईं ओर से ही चलेंगी, तो इस वस्तु हमेशा बाईं ओर ही रखा जाएगा। तो इस तरीके से वस्तु का दूरी दर्पण से सदैव माइनस में होगा। और साथियों बात करें इसकी एक और चीज, और इसका फोकस दूरी, अवतल दर्पण का फोकस दूरी भी बाईं ओर होता है, तो ये भी निगेटिव होगा। और वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ये सभी चीज इसका ऋणात्मक होगा, क्योंकि ये सभी चीज इसका बाईं ओर होता है। समझ गए ना। और इसमें आप देख पा रहे होंगे इसका फोकस इधर दाईं ओर है, तो फोकस, इसलिए फोकस दूरी क्या होगी, प्लस में होगी। और इसका साथियों एक वक्रता केंद्र, इस तरीके से वक्रता त्रिज्या भी इसकी पॉजिटिव होगी, वक्रता त्रिज्या भी पॉजिटिव होगी। केवल आपतित प्रकाश की किरण इधर से आएगी, तो इसलिए वस्तु की दूरी साथियों निगेटिव हो जाएगी। समझ गए ना। आशा करते हैं आप आसानी से समझ गए। और सदैव दोनों दर्पणों में, दर्पण कोई भी हो, प्रकाश की किरणें सदैव इधर से ही आएंगी। समझ गए ना। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। आगे क्या है बच्चों, ये भी देख लेते हैं। ये रहा आगे। अब देखिए एक ये भी चीज साथियों आप समझ लीजिए कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और वो बिंदु आकार का होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच होती है तब दर्पण जो होता है, दर्पण में प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र यानी सी के बीच में बनता और वस्तु से छोटा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो भैया प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु से समान आकार का होता है, वास्तविक तथा उल्टा ही होता है। और फोकस, जब वस्तु फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच होती है तो भैया प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के बीच बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा नहीं, वस्तु से कुछ बड़ा होता है। और प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। जब वस्तु फोकस पर होगी, जब वस्तु फोकस पर होगी तो प्रतिबिंब इसका अनंत पर बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, और यह वास्तविक तथा उल्टा होगा। और जब वस्तु दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस F के बीच होगी तो उसका दर्पण भैया जो तब उसका दर्पण के पीछे भैया प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर वास्तविक नहीं होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, आप जानते हैं साथियों। अब देख लेते हैं उत्तल दर्पण द्वारा। इसमें ज्यादा समय नहीं आपको गवाना, केवल इसको याद करना है कि कहां पर क्या बनेगा। तो देखिए जब वस्तु अनंत पर होगी तो भैया प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर, वो भी दर्पण के पीछे ही बनेगा, अत्यधिक छोटा, आभासी तथा सीधा बनेगा। अब देखिए इसमें ज्यादा नहीं है, वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में कहीं भी रखी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी स्थान पर हो, उसका प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस F के बीच पर ही बनेगा और दर्पण के पीछे, और वस्तु से छोटा और आभासी तथा सीधा। यानी कि हमने ये निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक दशा में उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा ही बनता है। देखिए यहां भी और यहां भी वस्तु से छोटा ही बनेगा, कभी बड़ा नहीं बन सकता, ना ही तो समान आकार का बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए बच्चों, दर्पण का सूत्र ये होता है 1/F बराबर, ये हो गया फोकस दूरी, और 1/V ये हो गया साथियों प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और U दर्पण से वस्तु की दूरी, ये हो गया। अब देखिए आवर्धन सूत्र भी यहाँ पर चर्चा किया गया है प्रश्नों में, तो हम बता देते। आवर्धन सूत्र, आवर्धन का मतलब ये होता है बच्चों कि मान लीजिए कोई वस्तु इतना बड़ा था तो इसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। देखिए मान लीजिए कोई वस्तु इतना बड़ा था, इसका क्षेत्रफल 1 था और इसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बन गया,
इसका प्रतिबिंब बन गया साथियों 2, जिसका क्षेत्रफल कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। तो भैया ये आवर्धित हो गया यानी कि बड़ा हो गया, तो इसीलिए इसका आवर्धन +1 हो गया। +1 या फिर +2 कह सकते हैं क्योंकि गुणनफल के रूप में है। +2 2 गुना बड़ा हुआ, यही बताता है कि साथियों आवर्धन क्या होता है। आवर्धन का सूत्र आप ऐसे कर सकते हैं, इमेज की ऊंचाई बटे ऑब्जेक्ट की ऊंचाई यानी कि वस्तु की ऊंचाई, यही चीज वो दर्शा रहा। इसको साथियों -v बटे u के साथ भी दर्शा सकते हैं, यानी कि माइनस में वो दूरी जो प्रतिबिंब की दूरी है, बटे में दर्पण से वस्तु की दूरी, ये दर्शा सकते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर साथियों। अब देखिए प्रश्नों की ओर, प्रश्न स्टार्ट हो गए साथियों। वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वह भी ऐसी खतरनाक वीडियो देख सके और साथियों जो ये न्यूमेरिकल वाले प्रश्न है उनका पोस्टमार्टम कर सके। तो देखिए भैया, ये कहता है पहला प्रश्न, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो उसका भैया कौन से परावर्तन की घटना होती है। तो भैया उसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, ये नियमित परावर्तन की घटना होती है। देखिए यहाँ पर कोई ये दर्पण है, चमकदार सतह है, प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही हैं, ये परावर्तन के पश्चात ऐसे चली जाएंगी, और ये समानांतर यदि आ रही तो समानांतर ही चली जाएंगी। समझ गए, इधर से आ रही तो ये समांतर ही ऐसे चली जाएंगी। ये आप आशा करते हैं समझ गए होंगे, इधर से आएंगी और इधर से चली जाएंगी। समझ गए ना, नियमित परावर्तन की घटना होती है। देखते हैं अगला। अगला कहता है एक समतल दर्पण के लिए छवि कैसी होती है बच्चों। समतल दर्पण के लिए बच्चों जो छवि होती है यानी कि प्रतिबिंब, पहली बात तो वो वास्तविक होता नहीं है, सीधा सा बात, तो ये हो गई गलत। वो होता है आभासी, आभासी होता है उसका प्रतिबिंब, आभासी, और देखने में सीधा होता है, और पार्श्व रूप से उल्टा, पार्श्व रूप से उल्टा होता है, पार्श्व रूप से उल्टा होता है, पार्श्व उल्टी होता है। ठीक, पार्श्व से उल्टा ही लिखे, पार्श्व रूप से उल्टा होता है प्रतिबिंब। तो ये देखिए यहाँ पर आभासी और पार्श्व रूप से उल्टा दिखा दे रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी उत्तर हो जाएगा। और दिखने में सीधा ही होता है, और पार्श्व उल्टा का मतलब बच्चों क्या होता है कि यदि आपका जो बायां है वो प्रतिबिंब में दायां बन जाएगा, और जो आपका दायां है वो प्रतिबिंब में बायां बन जाएगा, यही होता है पार्श्व उल्टा का मतलब। समझ गए ना। देखते हैं अगला। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा क्या होती, आभासी और सीधी होती है। क्या होता बच्चों, आभासी और सीधी होती है, आभासी और सीधी, लेकिन वो देखने में सीधी होती है, और वो पार्श्व रूप से उल्टी होती है, पार्श्व रूप से उल्टी। पार्श्व उल्टा का मतलब हम बता चुके हैं, पार्श्व रूप से उल्टी यानी कि आपका जो बायां है वो प्रतिबिंब में दायां बन जाएगा, और जो दायां है वो आपका प्रतिबिंब में बायां बन जाएगा, यही होता है पार्श्व उल्टा का मतलब। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, क्या कहता है एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या होती हैं। समतल दर्पण सीधा सा बच्चों वो समान आकार दर्शाती है, देखने में सीधा होता है, और पार्श्व तौर पर उल्टा होता है एकदम से, और आभासी होता है। ये ऑप्शन ए में दी गई सभी विशेषताएं साथियों समतल दर्पण द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब में होती हैं, तो ऑप्शन ए हो जाता है आपका सही जवाब। वो पार्श्व रूप से उल्टा होता है, ये बात आप याद रखेंगे। वो पार्श्व उल्टा का मतलब बता चुके हैं, जो आपका बायां होगा वो दर्पण प्रतिबिंब में साथियों दायां दिखेगा, और जो दायां होगा वो बायां दिखेगा, यही होता है पार्श्व उल्टा का मतलब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कौन सा भैया दर्पण वस्तु का हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी हो और बड़ी हो और समान आकार की हो। तो समान आकार की भैया छवि निर्मित करता है सदैव समतल दर्पण, और आभासी भी। ऑप्शन सी हो जाता है सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आ गया साथियों न्यूमेरिकल, देखिए शुरू हो गए। कहता है कि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस एक्स की भैया कितना होगा, एक्स। मुख्य फोकस एक्स दिया गया तो एक्स दर्शाते हैं कितना होगा। हमने आपसे क्या कहा था, फोकस दूरी
और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध? हमने आपसे बताया था फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी, तो F बराबर r/2 होता है कि नहीं? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा साथियों। तो भैया हम दर्शा देते हैं, ये अवतल दर्पण के लिए कहा गया है। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है माइनस में, ये भी बता चुके चिन्ह परिपाटी में। तो देखिए इसकी वक्रता त्रिज्या हो गई माइनस में, तो ये लिखा 12 और इसका आधा कर देंगे 12/2, तो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आएगा, लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि वक्रता त्रिज्या भी माइनस था। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो गया, माइनस से सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता किसी अवतल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है और इसका वक्रता केंद्र ध्रुव से कितनी दूरी पर होगा? तो देखिए फोकस कहाँ है? ध्रुव से 16 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ पर फोकस का मान दे रखा है, फोकस का अवतल दर्पण का है इसीलिए माइनस में होगा। लेकिन यहाँ पर माइनस प्लस मैंडेटरी नहीं कर रखा, लेकिन हम फिर भी करते हैं। ये कहता और हमसे पूछता है इसका वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होगा बच्चों? वक्रता केंद्र इसके दुगनी दूरी पर होगा। वक्रता केंद्र फोकस से दुगनी दूरी पर होता है, तो भैया ये क्या होगा? दुगनी दूरी पर होगा। तो 16 है, 16 का दुगना कर देंगे, ये हो जाएगा -32। यहाँ पर माइनस प्लस मैंडेटरी है, तो 32 सेंटीमीटर आपका उत्तर होगा सही जवाब। ऑप्शन सी होगा आपका सही उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता इनमें से कौन से बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर होते हैं? मुख्य अक्ष क्या होता है हमने आपको बता रखा है। तो देखिए दर्पण हो गया, ये हो गया दर्पण, ये हो गया दर्पण, और साथियों ये हो गया पॉलिश किया हुआ। दर्पण के पीछे पॉलिश किया जाता है, ये हो गया पॉलिश। ठीक, ये अवतल दर्पण। दर्पण चाहे जो हो ये मायने नहीं रखता है। ये जो एक यहाँ पर साथियों देखिए एक लाइन होती है, ये लाइन होती है, ये ऐसे गई होती है। यहाँ पर आप जानते हैं यहाँ पर बस P होता है यानी कि ध्रुव, और यहाँ पर कहीं F होता है यानी कि फोकस बिंदु होता है। यहाँ पर कहीं फोकस बिंदु होता है बच्चों, तो यहाँ पर F, और यहाँ पर वक्रता केंद्र यानी कि C होता है। इन तीनों को मिलाकर जाने वाली रेखा जो होती है वही मुख्य अक्ष कहलाती है। तो देखिए ये जो रेखा है ये मुख्य अक्ष हो गई, तो ये रेखा क्या हो गई? ये रेखा हो गई मुख्य अक्ष। हमसे पूछता है कि मुख्य अक्ष पर कौन कौन स्थित होता है? मुख्य अक्ष पर बच्चों क्या कौन कौन स्थित है? यहाँ पर वक्रता केंद्र भी होता है और फोकस बिंदु भी होता है और दर्पण का ध्रुव भी होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वक्रता केंद्र और ध्रुव दे रखा, यानी कि एक 3 वाला दे रखा। तो 1 3 ये दोनों ही साथियों स्थित होते हैं, बल्कि आपतन बिंदु तो अलग हो जाता, वो परावर्तन में काम आता। तो ये दो भैया क्या होते हैं? वक्रता केंद्र स्थित होता है और ध्रुव। तो इस तरीके से भैया फर्स्ट और थर्ड वाले ये दोनों स्थित होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आशा करते हैं समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। देखते हैं अगला। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहते हैं? कहता है कि किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए। देखिए आ गया खूंखार रूप धारण करके न्यूमेरिकल। तो ठीक है, दर्पण सूत्र हम यहां लगा देंगे, और ये अवतल दर्पण है, याद रखिएगा ये अवतल दर्पण है। यहाँ पर अवतल दर्पण में फोकस होगा माइनस में, फोकस दिया है, फोकस दूरी ये साथियों माइनस में 18 होगी। ठीक है, 18 लिख दिया। और क्या है? और साथियों अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी, यानी कि U वस्तु की दूरी दर्पण से, ये भी माइनस में होगी। तो ये हो गई -12 सेंटीमीटर, ये हो गई -12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कहता है दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या है? हमने आपसे बताया था कि आवर्धन के सूत्र में तो m बराबर मैग्निफिकेशन बराबर, या तो फिर आप इमेज का हाइट बटे ऑब्जेक्ट का हाइट कर लीजिए, या फिर -v/u कर लीजिए। तो इसके लिए हमको साथियों आवर्धन के लिए v की आवश्यकता होगी, और v हमको कहां से प्राप्त होगा? v दर्पण के सूत्र से प्राप्त होगा, 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। यहां से बराबर
मतलब प्राप्त होगा v। तो ठीक है, यहां से हम v प्राप्त कर लेते हैं। यहां पर एफ यू के मान रखते हैं, ठीक है रखते हैं। यहां पर देखिए एफ और यू के मान रखते हैं, तो एक बटे एफ का मान क्या है बच्चों, एफ का मान -18 है, एफ का मान -18 रख दिया। और v का मान हमको पता नहीं, तो इसका मान ज्यों का त्यों रख दिया। और प्लस में नहीं रखेंगे, और u का क्योंकि मान है माइनस में, u का मान -12 है, तो इसीलिए इसका मान 1/12 माइनस साइन के साथ रख दिया। अब इस 12 को हम ले आएंगे इधर, तो ये हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 1/18 माइनस के साथ है, और ये लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस साइन के साथ 1/12 और बराबर में ये 1/v इधर ही रह जाएगा, ठीक है 1/v इधर ही रह जाएगा। अब इसको एलसीएम मेथड से आप जोड़ घटा लीजिए, या फिर आप हमारी मानिए। तो चलिए हम इसको एलसीएम मेथड से ही जोड़ घटा लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए इसका लेते हैं सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम ले लीजिए, चाहे जैसे आप घटा लीजिए आएगा उतना ही। 18 और 12 का एलसीएम होगा 36, लिख दिया 36 नीचे, लिख दिया बच्चों, क्या लिख दिया 36 नीचे लिख दिया। और ऊपर यहाँ पर क्या होगा 12 तिया 36 3, और ये होगा माइनस साइन के साथ 2, और बराबर में 1/v का मान दे रखा है, ठीक है ये 1/v का मान हो गया। अब यहाँ पर 3 में से 2 गया तो आया 1, 3 में से 2 गया तो आया 1, ठीक है। तो यहाँ पर 1/36 बराबर 1/v। तो इस तरीके से इसका तुलना करने पर 1 कट गया, v बराबर कितना आया, v बराबर बच्चों कितना आ गया, v बराबर आ गया 36, v बराबर 36 आ गया, ठीक है बच्चों यहाँ पर तो कोई कठिनाई नहीं। v बराबर कितना आ गया, v बराबर आ गया 36। तो अब यहाँ पर v का मान हमको पता चल गया है, तो हम साथियों आशा करते हैं अब हम इसका जो है आवर्धन निकाल लेंगे। आवर्धन m बराबर क्या होता है, आवर्धन m बराबर क्या होता है, चाहे आप इमेज बटे ऑब्जेक्ट की ऊंचाई कर लीजिए, यहाँ पर ऊंचाई दी नहीं है तो सीधा हम क्या करते हैं, सीधा हम -v/u वाला सूत्र लगा देते हैं, सीधा यही करते हैं। तो m बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर 36 जो है प्लस का है, तो इसीलिए यहाँ सूत्र में ही माइनस दिया तो माइनस कर दिया, और नीचे u का मान 12 है, और ये 12 लेना है माइनस के साथ, क्योंकि ये माइनस दे रखा है। तो माइनस से माइनस कटा, 12 एकम 12, 12 तिया 36, यहाँ पर आ गया 3, तो m बराबर आया प्लस में 3, प्लस में आया 3। तो ये देखिए प्लस में 3 आ गया, आवर्धन उसका क्या है, आवर्धन है +3। ऑप्शन बी आपका हो गया उत्तर, ऑप्शन बी क्या हो गया आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता देखिए, कहता है चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार पी क्यू आर एस एक अवतल दर्पण की सतह पर स्थित 4 बिंदु हैं। यदि बिंदु पी क्यू आर एस से वक्रता केंद्र की दूरियां क्रमशः R1, R2, R3 और R4 हैं, तो R1, R2, R3, R4 के मध्य सही संबंध क्या है। देखिए मैंने आपसे शुरू में ही बतलाया था कि ये जो गोलीय दर्पण होते हैं ये किसी खोखले गोले का काटा गया भाग होते हैं, ठीक है ये तो बताया था। और जो इनका केंद्र होता है, इनका केंद्र जो होता है वही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो यहाँ वक्रता केंद्र से ही साथियों कोई बिंदु P क्यू आर है, तो मान लिया यहाँ पर P है, यहाँ पर P है, और यहाँ पर Q है, यहाँ पर Q है, और यहाँ पर R है, यहाँ पर साथियों क्या है, यहाँ पर R, और यहाँ पर S है, ठीक है यहाँ पर S है। और इनकी दूरियां साथियों R1, R2 और R3 और R4। आप बताइए R1, R3 और R4 में क्या अंतर, ये साथियों त्रिज्याएं हैं, उस गोले की त्रिज्या है, और ये बराबर ही होंगे, तो इसीलिए R1 बराबर होगा R2 के बराबर होगा R3, R4, ये चारों आपस में बराबर होंगे। और ऐसा विकल्प ऑप्शन बी में देखिए दे रखा है, चारों बराबर, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, कहता किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तथा नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस x बराबर क्या कहां पर स्थित होगा।
देखिए बच्चों, मैंने आपसे शुरू में बताया था कि F बराबर R/2, R/2 होगा, ये सूत्र लगेगा दर्पण चाहे जो हो, बस माइनस प्लस का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दे रखा है कितना, ये 15, ये उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या प्लस में होती है, तो यहाँ प्लस में रख देंगे। फोकस बराबर क्या होगा, फोकस बराबर R/2, R/2 का मतलब 15/2, इसको काटेंगे तो आएगा 7.5, 7.5 सेंटीमीटर आ गया। ये देखियो भी प्लस साइन के साथ, तो हो गया ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका उत्तर हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये रहा। क्या कहता है, कहता किसी, ये भी प्रश्न बड़ा है, कहता किसी 2.5 सेंटीमीटर वस्तु को, ये वस्तु की ऊंचाई लंबी है, मतलब लंबाई है, वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की लंबाई है, को एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर 24 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखिए हम चाहे तो बना देते हैं, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो देखिए अवतल दर्पण ये रहा, अवतल दर्पण ये रहा, बना देते हैं, ठीक है, अवतल दर्पण बना देते, इसका निर्माण कर देते हैं। ये देखिए, ये कल इसको पीछे पॉलिश कर देते हैं, ये पॉलिश कर दिया मैंने। अब यहाँ पर देखिए ये लाइन खींचा हुआ है, ये लाइन खींचा हुआ, यहाँ पर होगा P और यहाँ पर होगा C, यहाँ पर होगा C वस्तु का केंद्र और यहाँ पर होगा फोकस, ठीक है। वो कहता है वस्तु की लंबाई 2.5 है, तो ये रहा। अब इससे चलने वाली किरणें समांतर जो जाएंगी वो यहाँ से होकर जाएंगी, ये वहां से होकर जाएंगी, समझ रहे ना। और इधर ये जो है, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, भैया वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, ये वक्रता केंद्र पर ही वापस आएंगी। तो यहाँ पर ये देखिए वस्तु बनेगी, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ये वस्तु का प्रतिबिंब होगा, समझ गए ना। देखिए अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समझिए, हमसे पूछा निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये आवर्धन के माध्यम से निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले हमको V पता होना चाहिए। V हमने आपको पहले प्रश्न में क्या बताया था कि आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन बराबर होता है वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई बटे, साथियों वस्तु, वो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, या फिर ये ना हो तो -V/U कर सकते हैं। ये अभी हमको V पता नहीं तो हम V निकाल लेते हैं, तो सीधा काम पहले V पर फोकस। तो देखिए यहाँ पर F बराबर कितना दिया गया, फोकस दूरी बराबर, ये अवतल दर्पण के लिए इसीलिए माइनस में होगा, ये 16 हो गया माइनस का। और यहाँ पर जो साथियों मुख्य अक्ष पर जो वस्तु की दूरी है साथियों, वस्तु की दूरी है, ये -24 हो गया। V का मान पता नहीं, V का मान हम लोग निकालते हैं, V का मान निकालते हैं, ये दर्पण सूत्र से निकालते हैं। दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र 1/F, 1/F बराबर 1/U, 1/V प्लस 1/U, 1/U, ठीक, ये हो गया दर्पण सूत्र। अब इसी पर हम लोग सारे मान ये रख देते हैं, ठीक है, रखते हैं। देखिए 1/, यहाँ पर माइनस का 16 रखा, माइनस का 16, और ये V का मान हमको पता नहीं, इसको ज्यों का त्यों रख दिया, ठीक है। और प्लस, प्लस है यहाँ पर, माइनस में U का मान होता तो डायरेक्ट, इसीलिए हमने माइनस रखा, 1/24, 1/24 रख दिया, ठीक है। अब देखिए जब इस 1/24 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, किसमें हो जाएगा, प्लस में। तो इस तरीके से 1/16, वो भी माइनस का 1/16, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में 1/24, 1/24, यहाँ पर हो गया 1/24, वो बराबर हो गया 1/V के, 1/V के, ठीक है। अब इसको साधारण एलसीएम मेथड से जोड़ घटा लीजिए, जैसा भी है। यदि ये भी नहीं आता तो सीधा सीधा आप इसका गुणा ऐसे कर दीजिए, इसका गुणा ऐसे कर दीजिए, नीचे दोनों का गुणा कर दीजिए, सीधा वैसे हो जाएगा। हमको लेकिन आता है इसीलिए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हमको आता है तो हम नहीं कर रहे हैं। इनका एलसीएम क्या होगा बच्चों, इनका एलसीएम 16 और 24 का एलसीएम 48 होगा, ये हो गया 48, और ऊपर 24 दूना 48 और 16 तिया क्या होगा बच्चों, 16 तिया क्या होगा बच्चों, देखिए 16 तिया, तो इधर होगा 2 और इधर होगा -3, और बराबर इधर होगा 1/V, 1/V, यहाँ पर 1/V आएगा। और यहाँ पर आप साफ जाहिर है
कि 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का बचेगा, तो माइनस का 1/48, 1/48 माइनस का बराबर है 1/v के, 1/v के। तो इससे साफ जाहिर हो गया कि v का जो मान है, v का जो मान है वो -48 है। क्या है बच्चों? ये -48 है साथियों, ये v का मान है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। अब हम साथियों इसको मिटाना चाहते हैं ताकि हम प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कर सकें, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं बची, समाप्त हो चुका है। और वो आवर्धन वाला सूत्र लगाएंगे, तो इसको आप स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए हम इसको हटाते हैं, इसको हटाते, ये याद रखिएगा कि v का मान -48 आया है। तो ठीक है, देखिए सबसे पहली बात हम यही लिख देते हैं कि v बराबर, v का मान कितना आया, -48 आया है। ठीक है, और हमको पता है बच्चों कि आवर्धन का मान दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, वस्तु इमेज की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की ऊंचाई, और इसका बराबर ये भी होता है -v/u। आप देखिए हमको कैसे होगा, ये m को हटाइए, ये दोनों एक ही चीज है, इनका तुलना कर देंगे तो हमको साथियों प्रतिबिंब का ऊंचाई पता हो जाएगा। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका तुलना कर देते हैं, तो इमेज का ऊंचाई बटे वस्तु का ऊंचाई बराबर होगा माइनस का v बटे, वो फिर होगा u, माइनस का v बटे u, माइनस का v बटे u। तो ठीक है, रख देते हैं जो भी मान दिए गए हैं हमको। तो ठीक है, देखिए वस्तु इमेज का तो दिया नहीं गया, यही तो बच्चों पता करना है, यही तो पता करना है। और वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट का दे रखा है, इसका ऊंचाई है 2.5 सेंटीमीटर, और बराबर में इसका माइनस तो दे रखा है, इसका माइनस तो दे रखा है, माइनस बच्चों दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या होगा, तो ये -48, -48, और u हो गया -48, u हो गया सॉरी u हो गया -12, u क्या है, u है सॉरी -24 है बच्चों, u -24, तो माइनस माइनस से कट गया, माइनस और माइनस से ये कट गया बच्चे, समझे। और ये 24 से कम 24, 24 दूना 48 हुआ, यानी हमारे पास सीधा सीधा क्या बचा, I/2.5 बराबर 2, कुछ नहीं तो एक रहा होगा, इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ऐसे ऐसे, समझ गए। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, I बराबर 2 गुणे, दिल दरिया करके एक बार फिर लिख देते हैं, 2.5 गुणे 2 बराबर आ जाएगा 2.5 दूना 5 सेंटीमीटर, 2.5 दूना 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन साथियों क्या आएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा सही जवाब। यहाँ माइनस प्लस का मैंडेटरी नहीं, इसीलिए मैंने भी ज्यादा जोर नहीं दिया, समझ गए ना। यदि माइनस प्लस का मैंडेटरी होता तो हम भी जोर देते, समझ गए, ऑप्शन बी आपका उत्तर होता। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए ये रहा साथियों, क्या कहता है, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए किसके, अवतल दर्पण के किसके समांतर प्रकाश परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाता है। तो देखिए भैया, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण, ये पीछे इसका जो हो गया ये पेंटिंग हो गया, कलाई कर दिया गया, पॉलिश कर दिया गया, समझ गए। यहाँ पर होता है दर्पण का ध्रुव P यहाँ पर, और ये सीधा हो गया मुख्य अक्ष, ये क्या हो गया, ये हो गया मुख्य अक्ष, समझ गए, मुख्य अक्ष हो गया ये बच्चों हो गया मुख्य अक्ष। यहां से लिख देते हैं, यहां से लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। मुख्य अक्ष हो गया ये हो गया मुख्य अक्ष, और यहाँ कहीं स्थित होगा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र यहाँ कहीं स्थित होगा, और ये मुख्य अक्ष के समना यहाँ कहीं फोकस स्थित होगा, यहाँ कहीं फोकस स्थित होगा। और आपको याद रखना है कि इसके मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें ये साथियों कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। वो चाहे इधर से आए, वो चाहे जहां से टकरा कर जाए, वो चाहे जहां से टकरा करके जाए, वो जाएंगे इधर ही से, ये इधर से भी जाएंगे तो इधर से टकरा कर जाएंगे, समझ गए ना। तो भैया मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो यहाँ पर देखिए मुख्य फोकस से, वहां पर खाली स्थान पर मुख्य फोकस उपयुक्त शब्द आ सकता है, ऑप्शन ए सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, 1 सेंटीमीटर
1.0 सेंटीमीटर आकार वाली वस्तु को एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा और उसकी ऊंचाई क्या होगी। पहली बात तो आप जानते हैं कि बच्चा जो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो सीधा नहीं होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, और जो सीधा बनता है उसको पर्दे पर लिया नहीं जा सकता, तो उसकी हमको जानकारी नहीं हो सकती ज्यादा। तो ये सीधा वाले तो हो नहीं सकते, सीधा ये दो ऑप्शन तो कट गए ऐसे ही। अवतल दर्पण ये रहा अवतल दर्पण, और इसके पीछे ये कर दी मैंने पेंटिंग, ये कर दी पेंटिंग, समझ गए, ये कर दी पेंटिंग, ठीक है। और यहाँ पर कहीं स्थित होगा P, और ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया C यानी कि वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस। अब यहाँ पर वस्तु है, यहाँ पर वस्तु है, कहाँ है हमको नहीं पता, इसका ऊंचाई 1 है, इसके जाने वाली यहाँ से जाएगी, समझ गए, ये तो बात की बात हो गई। तो इसको हटाते हैं, सीधा हम यहाँ पर ये देखते हैं कि F बराबर क्या दिया है, F बराबर 16 दिया, अवतल दर्पण है तो इसीलिए ये माइनस में होगा। और यहाँ पर U बराबर वस्तु की दूरी दर्पण से 24 सेंटीमीटर, ये भी माइनस में होगी, ये भी माइनस में। और हमसे पूछा है प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो उसके लिए हमको साथियों V की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो हम साथियों आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन के माध्यम से पता कर पाएंगे, इमेज की ऊंचाई बटे ऑब्जेक्ट की ऊंचाई बराबर हो सकता है माइनस का V बटे U की। तो इसके लिए हमको V की आवश्यकता होगी, इसीलिए V कहां से पता चलेगा हमको, दर्पण सूत्र से पता चलेगा। दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र 1/F बराबर 1/V और प्लस 1/U। चलिए यहाँ पर सभी का मान हम लोग रख देते हैं, माइनस है तो माइनस रखना है, प्लस है तो प्लस। अब आप देख रहे होंगे कि फोकस दूरी का मान ऋणात्मक है तो ऋणात्मक रख देंगे, 1/-16, और बराबर इसका मान कोई पता नहीं तो इसका रख देंगे बी ही। और यहाँ पर ये माइनस में दिया गया 1/24, माइनस का 1/24 हो गया। अब ये 1/24 आ जाएगा इधर तो हो जाएगा प्लस में, हो जाएगा प्लस में। तो देखिए बच्चों, देखिए इधर क्या हो पाएगा, ये इधर देखिए, हाँ अब यहाँ सामने देखिए 1/16, 1/16 माइनस का, और ये 1/24 आएगा, वो माइनस में उधर था, इधर आएगा हो जाएगा प्लस में, इधर हो जाएगा प्लस में। तो देखिए ये 1/24 प्लस में हो गया, और ये बराबर किसके है, 1/V के, 1/V के बराबर है। अब इसको जोड़ लेते हैं साधारण एलसीएम मेथड से, या फिर आप वैसे भी जोड़ सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो सीधा सा एलसीएम निकल तो रहा, क्यों विवाल पालना ज्यादा सा बच्चे, सीधा सा निकल रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इनका 48, और ऊपर ये 24 दूना 48, 16 तिया 48, यहाँ पर प्लस का 2 और माइनस का 3 होगा, माइनस के 3 और बराबर होगा 1/V के। अब इस तरीके से ऊपर 2 में से 3 गए, तो साथियों अब यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर बच्चे आप समझ सकते हैं। तो देखिए ऊपर 2 में से 3 गए तो माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 और नीचे 48। तो इस तरीके से ये माइनस का 1/48 और इधर 1/V। तो इसकी तुलना किया तो ये V कितना आ गया, V का मान आया माइनस का 48 आ गया बच्चे, समझ गए। इस तरीके से V का मान हमको क्या मिला, माइनस का 48। और हमसे ये नहीं पूछा कि V का मान क्या है, हमसे उसने पूछा है कि भैया प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। तो इसके लिए हमको अब मिटाना पड़ेगा, क्योंकि आवर्धन का सूत्र लगाने के लिए हमारे पास जगह नहीं बची। लेकिन ये याद रखिएगा V बराबर -48, ठीक है। तो देखिए V का मान कितना आया, V का मान आया माइनस का 48। और हम अब सूत्र लगा देंगे कौन सा, ये M बराबर मैग्निफिकेशन बराबर इमेज का ऊंचाई बटे वस्तु का ऊंचाई, ये बराबर हो सकता है माइनस का V बटे U की। तो ठीक है, इसी का तुलना कर देते, ये M को हटा देते, ये दोनों समान है, ये तीनों एक ही चीज, इसका तुलना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो ठीक है, देखिए इमेज का ऊंचाई तो हमको दिया नहीं गया, यही तो हमको पता करना है, यही तो हमको क्या करना है, यही तो हमको पता करना है। तो ये I/O, ऑब्जेक्ट का ऊंचाई दे रखा 1 सेंटीमीटर
और बराबर माइनस का u। माइनस का u कितना है, ये 48। यहां आप देख रहे हैं माइनस प्लस का कोई नहीं, तो हम सीधा माइनस प्लस को भूल जाते हैं। माइनस किसी भी ऑप्शन में माइनस प्लस का मैंडेटरी नहीं है, तो माइनस प्लस को सीधा भूल जाते हैं। और u क्या मान, u का मान साथियों 24 है, u का मान 24 है, तो ये 24 से कम 24, 24 दूना 48, यहाँ पर 2 आ गया। सीधा सीधा क्या फर्क पड़ रहा है बच्चों, ये आई बटे एक, आई बटे एक, और एक ना भी होता तो कोई दिक्कत थोड़ी होती, तो एक ना ही लिखते हैं और सीधा आया 2। ये 2 सेंटीमीटर हो गया प्रतिबिंब का ऊंचाई। प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया। उल्टा होगा और 2 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक प्रकाशिक उपकरण एक्स की फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर है, तो ये एक्स क्या हो सकता है। तो देखिए माइनस फोकस दूरी उत्तल दर्पण की तो हो नहीं सकती, तो उत्तल दर्पण की हो नहीं सकती, और उत्तल लेंस की बच्चे भी नहीं हो सकती, उत्तल लेंस की नहीं हो सकती। ये या तो साथियों किसकी होगी, अवतल लेंस की होगी, या तो ये अवतल लेंस या फिर अवतल दर्पण की। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, अवतल, उत्तल और अवतल दर्पण, ऑप्शन बी हो गया सही जवाब। अवतल लेंस या फिर अवतल दर्पण हो सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होगी। तो देखिए भैया, दर्पण का सूत्र होता है एफ बराबर 1/v प्लस 1/u। तो देखिए इसका एलसीएम हम ले नहीं सकते सीधा, इसीलिए इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, और नीचे वाले का गुणा नीचे वाले के साथ। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आया, 1/एफ बराबर, इसको कोई दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए 1/एफ बच्चा ये देखिए रहा, और यहाँ पर क्या आया, ऊपर तो आ गया u और इधर प्लस में v, नीचे आया u इंटू v। अब देखिए, आप जब इसकी तुलना f के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये पलट जाएगा सभी चीज, तो f बराबर क्या होगा, ऊपर चला जाएगा u इंटू वी और नीचे आ जाएगा u प्लस v। तो ये हो जाएगा, ऐसा कहाँ दिया गया, ऐसा ऑप्शन ए में दिया गया। ये फोकस दूरी का मान होगा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। फोकस दूरी का मान ये होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है 2 मीटर दिया गया, 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ये फोकस दूरी है, फोकस दूरी बराबर 2 मीटर, 2 मीटर, वक्रता त्रिज्या भैया फोकस दूरी के दोगुना होगा, फोकस दूरी का दोगुना होगा, तो आर बराबर 2f होता है, 2f होता है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 बराबर 4 मीटर हो जाएगा, क्योंकि मीटर में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब साथियों। ऑप्शन बी हो गया एकदम उचित जवाब, ऑप्शन बी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है उत्तल दर्पण के मुख्य मुख्य अक्ष के समांतर समांतर प्रकाश पुंज कहां पर होगा। ये उत्तल दर्पण में पूछा, तो देखिए उत्तल दर्पण तो बच्चा ऐसा बनता है, उत्तल दर्पण ऐसा बनता है, और इसका पॉलिश कौन सा भाग होता है, इसका पॉलिश भाग ये होता है, इसका पॉलिश भाग ये होता है, समझ गए ना, इस भाग में पॉलिश की होती है, ठीक है। और इसका जो मुख्य अक्ष होता है ये होता है, और इसका वक्रता केंद्र इधर स्थित होता है, ये आप भी जानते हैं। और ये फोकस एफ स्थित होता है, यहाँ पर फोकस बिंदु यहाँ पर स्थित होता है। और जो यहाँ पर कोई वस्तु, कोई समांतर किरणें जाएंगी तो इधर ऐसे टकरा कर चल, यहाँ बच्चे कहाँ होता है इसमें, ये दर्पण में कलाई इधर नहीं होती है, ये अंदर की ओर होती है बच्चे, समझ गए, ये अंदर की ओर पॉलिश होती है, अंदर की ओर पॉलिश होती है। ये मैं भूल गया था, ताकि याद आ गया, क्योंकि वहां से टकरा कर कैसे जाएगी। ये हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ पर कहीं सी होगा, और यहाँ पर कहीं एफ होगा, और यहाँ इधर से कोई किरणें आएंगी समांतर मुख्य अक्ष के, तो वो ऐसे चली जाएंगी, और यदि कोई और दूसरी आएंगी तो वो ऐसे चली जाएंगी, और इधर से यदि कोई आएंगी तो वो ऐसी चली जाएंगी, और कोई आएंगी तो वो ऐसे चली जाएंगी। लेकिन इन सभी में आपको सभी एक चीज जरूर दिखाई देगा
कि ये चली तो गई, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कहाँ से आ रही, ये मुख्य फोकस से होकर आ रही हैं। ये इनको पीछे बढ़ाने पर इनका संबंध मुख्य फोकस से जरूर दिखाई देगा आपको। ऐसे लगेगा कि ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो एफ पर अभिसरित होता प्रतीत होगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। एफ पर अभिसरित होता मतलब कि वहां से निकलती हुई, वहां से उत्पन्न होती हुई प्रतीत हो रही है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, यथा अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहां पर रखी जाए जिसका जिसका प्रतिबिंब अनंत पर और वास्तविक और उल्टा बने। यदि फोकस पर रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो कैसे, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया बच्चे अवतल दर्पण, ये हो गया इसका पॉलिश किया हुआ, और ये हो गया चीज इतना, यहाँ हो गया फोकस, यहाँ हो गया फोकस, और ये हो गया सी। जब वस्तु यहाँ पर रखा होगा तो यहाँ से जाने वाले ये जो इधर जाएगा तो वो ऐसे चला जाएगा, और जो जाएगा यहाँ से वो चला जाएगा ऐसे। ये देखिए, ये समांतर किरणें हो गई, ये कभी नहीं मिलने वाली। तो जब कहीं मिलेंगी नहीं, तो जब ये कहीं मिलेंगी ही नहीं बच्चा, तो ये कहाँ जाएंगी, और यदि वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो ये और दूरी होती चली जाएगी, दूर नहीं बल्कि ये अनंत पर जाएगा। समझिए, कभी नहीं मिलेगा। तो जब कहीं मिलेगा नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे कि जहां मिलता है, जब दो लाइनें काटते हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये जब दो लाइनें आपस में काटेंगे ही नहीं तो हम कंफ्यूज आ जाएंगे कि कहां पर बनेगा, इसीलिए हम कह देंगे अनंत पर बनेगा। जब वस्तु फोकस पर होगी तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और ये हम पहले भी दिखला चुके हैं आपको। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 26 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये सीधा बताता है। तो सीधा देखिए, ये अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल। तो अवतल दर्पण में फोकस बराबर क्या होता है, ये माइनस में होता है, जो कि 12 सेंटीमीटर दिया है। और ये साथियों क्या दिया गया, यू बराबर, वस्तु की दूरी ये भी माइनस में होगी, 26 बराबर दे रखा है। और v पूछा है आपसे, v बराबर पूछा, तो दर्पण सूत्र लगा दीजिए। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/u। अब यहाँ पर प्रत्येक साइन के साथ रख दीजिए। तो देखिए, 1/f का मान क्या है, f का मान -12 है, तो माइनस के साथ रखना पड़ेगा ये 12, और बराबर है 1/v का, तो मान हमको पता नहीं, ये प्लस का दिया लेकिन यहाँ पर u का मान माइनस में ही 1/26, तो इसीलिए इसको माइनस में रख दिया। इसको हम भेज देते हैं उधर, तो ये चला जाएगा प्लस में। तो ठीक है, भेज देते। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/12, 1/12 ये माइनस में है, वो उधर से माइनस में था, इधर आया, हो जाएगा प्लस में, 1/26, 1/26, और बराबर में क्या बटा, बराबर में बचा 1/v, 1/v बचा। तो देखिए 12 और 26 का, साथियों 12 और 26 का गुणनफल क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम ये साथियों अभाज्य संख्याओं मान लीजिए एक प्रकार से आ गया इसमें, तो सीधा इनका गुणा कर देते उस तरीके से, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर। तो आप यहाँ पर ये समझिए, आप ये कहाँ समझिए, आप ये यहाँ से समझिए। तो देखिए इसका जब गुणा करेंगे 26 का गुणा तो यहाँ पर होगा 26, और इसका गुणा होगा 12, तो ये माइनस में 12 होगा, और नीचे दोनों का गुणा करेंगे, 12 छंग 72, 72 का 2, हासिल लगा 7, 12 दूना 24, 24 और 7 क्या होगा, 24 7 31, ये 312 हुआ, लेकिन ये माइनस का होगा, और ये 1/, सारा काम किसके बराबर, 1/v के बराबर है, 1/v के बराबर है। अच्छा बच्चा, v के बराबर। तो ऊपर देखिए क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 14, ऊपर बचेगा 14, ठीक है। तो 14 बच रहा तो बचा दिया, 14 बटे माइनस का 312, 312 बराबर 1/v, 1/v। अब आप देखिए इसका तुलना करते हैं, इसको ऊपर भेजेंगे, इसको पलटेंगे, v को पलटेंगे तो v/1 हो जाएगा, इसको भी पलटना पड़ेगा। तो ठीक है, हम पलट देते हैं, पलट देते हैं। तो v का मान क्या होगा, v का मान होगा -312/14 हो जाएगा, 312/14। अब जब इसको हम लोग काटते हैं
तो 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 दूना 28। वो फिर से बचा 3 बचा तो 32 हो गया, 14 दूना 28। तो ये भी फिर 22 दशमलव फिर से हो गया, कितनी 4 बचा तो फिर बढ़ाया तो 14 दूना 28। तो 22.2 आ गया, वो भी माइनस का। v बराबर क्या आया, v बराबर आया माइनस का 22.2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ऑप्शन क्या होगा, आप देख रहे होंगे 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर के बीच में दे रखा है किसी बिंदु पर, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यही तरीका था निकालने का, ऑप्शन सी हो गया सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रखा था, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब निर्मित करने के लिए फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के लिए सही चिन्ह परिपाटी क्या है। अवतल दर्पण का भैया क्या होता है, अवतल दर्पण धनात्मक, अवतल दर्पण में f धनात्मक नहीं होता, उत्तल दर्पण में ऋणात्मक नहीं होता f, और उत्तल दर्पण में ऋणात्मक नहीं होता। तो इस तरीके से ऑप्शन ए ही आपका सर्वश्रेष्ठ सही है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा, कहता दिए गए किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या -20 है सेंटीमीटर, दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या, ये कौन सा गोलीय दर्पण है कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता, ये -20 दिया गया वक्रता त्रिज्या, तो इसका फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी बच्चा होगा r/2, r/2 होगा, r/2, तो बच्चा क्या हो जाएगा 20/2, 20/2, ये भी माइनस में, तो 20 का काटेंगे 10 बार में तो माइनस का 10 आ जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, -10 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न ये रहा, कहता चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाश किरण AB एक उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, उसका परावर्तन कोण क्या होगा। तो देखिए बच्चा, ये आपको पहले बताया गया, ये है उत्तल दर्पण, इसके ये भाग में कलाई की गई है, ये भाग में कलाई की गई, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है, यहाँ पर क्या है वक्रता केंद्र सी है, और कोई वस्तु इसके वक्रता केंद्र के सीधे आ रही, तो ये उसी मार्ग में लौट कर जाएगी कि नहीं, ये उसी मार्ग जिधर से आई उसी पथ पर लौट कर चली जाएगी, यानी कि वो अपने मार्ग से जरा सा भी विचलित नहीं हुई। तो ऐसे कंडीशन में 0 डिग्री सेल्सियस कोण बनता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र के सीधे आती है, या तो वो वक्रता केंद्र के ही रास्ते निकल जाती है या उसी मार्ग पर लौट जाती है जिस मार्ग पर वो आई थी। ऑप्शन आपका साथी हो जाएगा उत्तर डी, ऑप्शन डी हो जाएगा 0 डिग्री। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता दर्पण का, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के पीछे होता है, दर्पण के क्या होता है पीछे, उत्तल दर्पण क्या होता है, ये हो गया उत्तल दर्पण, और इसका पृष्ठ पर इधर होता है साथियों कलाई, इधर पॉलिश होता है, इधर होता है क्या, इधर पॉलिश होता है, इधर बच्चों पॉलिश होता है, तो ठीक है पॉलिश करते जाते हैं, ये पॉलिश हो गया, तो इधर होता है इसका फोकस दूरी, यहाँ कहीं होगा फोकस दूरी, और आगे होगा ये वक्रता केंद्र। ये फोकस दूरी देखिए दर्पण के पीछे है, जबकि परावर्तक तल इधर है, ये परावर्तक तल चिकना वाला, तो दर्पण के पीछे फोकस दूरी, ऑप्शन ए सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती हैं, अभिलंब के रूप में कार्य करती हैं। तो आप देखिए ये हो गया दर्पण, ये कोई भी एक दर्पण हो गया, क्या फर्क पड़ता है कौन सा दर्पण, ये इस पे हो गया पॉलिश, ये इस पे हो गया पॉलिश, ठीक है पॉलिश हो गया, और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, इस मुख्य अक्ष पर यहाँ होगा कहीं ध्रुव, यहाँ कहीं होगा F, और यहाँ कहीं होगा C। अब देखिए ये तो हो गया मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, और इस पर यदि हम खड़ी रेखा एक खींच देते हैं तो ये साथियों क्या अभिलंब का कार्य करने लगेगी। तो ये अभिलंब का कार्य किसके वजह से किया, अभिलंब का कार्य किसके वजह से किया, ये ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा की वजह से ही तो काम किया, वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, फोकस और आपतन बिंदु, ये ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा यानी कि मुख्य अक्ष के वजह से ही तो ये जो हमने लाइन खींची अभिलंब बना, अगर ये लाइन ना होती तो ये अभिलंब नहीं बन पाता, समझ गए ना, ऑप्शन ए सही जवाब हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न साथियों ये रहा, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन एम को सही ढंग से दर्शाता है। हम पहले भी बता चुके हैं, उत्तल दर्पण की ये खासियत है कि वो प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा बनाता है, तो इसलिए जीरो से तो बड़ा बनाएगा, उसका आवर्धन जीरो से बड़ा होगा, लेकिन एक से छोटा होगा। एक से छोटा यानी कि ऐसा कहां पर है, ऐसा ऑप्शन डी में है, ऐसा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा, उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, हम चाहते हैं कि इस प्रश्न का आप उत्तर होमवर्क के रूप में दें, होमवर्क के रूप में दें, क्योंकि ये आखिरी प्रश्न था साथियों, आखिरी प्रश्न था। और साथियों यह वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक तो बनता है, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वह भी ऐसे न्यूमेरिकल वाले कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल का अध्ययन कर सके। और साथियों आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन, क्योंकि अभी इसमें के और न्यूमेरिकल बाकी है कराना, बहुत थे ना, तो इसलिए थोड़े लेकर आए थे, और जो वो न्यूमेरिकल वाली वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां पर डेली क्लासेस का पीडीएफ और साथ ही लेटेस्ट किताबों का पीडीएफ मिल जाता है एकदम फ्री, लेटेस्ट किताबों का पीडीएफ एकदम फ्री मिल जाता है। तो देर किस बात की, ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल और चैनल को, यूट्यूब चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कीजिए। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।